इनके क्लासेस को बना के उनको आपस में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाना है, और फिर उनकी आपस में जो होगी रिलेशनशिप बना के उनका जो रिलेशनशिप बनेगा पेरेंट चाइल्ड का, वो फिर इनहेरिटेंस की बेस पे बन रहा होता है। जो सिंगल इनहेरिटेंस को यूज करते हुए बन रहा है, या फिर वो आप लोगों के पास दूसरे नंबर पे हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस आई थी, उसको यूज करते हुए बन रहा है। तीसरे नंबर पे हमारे पास मल्टी लेवल और फिर मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को मतलब हायरार्किकल जो इनहेरिटेंस है उसका बता देता हूँ। अब जब हम लोग ये एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो इसके ऊपर ये लाइब्रेरी फाइल्स और ये नेम स्पेस, ये नेम स्पेस आप लोगों का प्रोजेक्ट का नाम होता है, ये तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता होता है। अब इसके अंदर ये जो इसके अंदर एक क्लास आ जाती है ऑटोमेटिकली, जिसके अंदर मेन फंक्शन बना हुआ होता है। आप इसको एज इट इज कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो एज इट इज रख लें, डिलीट करके दोबारा से इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो दोबारा से कर लें। बेसिकली मेन हमारा ये इतना स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन भी होता है। तो मैंने वो बीच में से मतलब स्लाइड्स के अंदर ही जो आप लोगों को कोड दिया था वही यहाँ पे आप लोगों को रन करके दिखा देता हूँ। तो उसके अंदर मैंने साथ मतलब पूरा एक कोड रखा हुआ था क्लास के साथ मेन फंक्शन के साथ। तो मैंने उधर से एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उतने हिस्से को मैंने उड़ा दिया है, सिर्फ प्रोजेक्ट और नेम स्पेस वाला रख लिया। इसके अंदर मैं यहाँ पे नेम स्पेस की बॉडी के अंदर अपनी बाकी क्लासेस रखूंगा। अब इसके अंदर एक क्लास मैंने यहाँ पे बनाई है ड्राइवर के नाम से, मतलब जो वो क्लास जिसके अंदर हमारे पास हमारा मेन फंक्शन होता है, वो क्लास हमारे पास एज ए ड्राइवर के तौर पर कंसीडर की जाती है कि हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर ओवरऑल जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी यहीं से रन होनी होती हैं। जैसे एक ट्रेन के अंदर वो मतलब ड्राइवर वाली बोगी होती है ना स्टार्ट के अंदर, पूरे यानी कि उसके बाद उसके पीछे जितनी भी उसकी पूरी ट्रेन होती है वो सारी की सारी उसी के ऊपर बेस कर रही होती है। इसी तरह हमारे भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर एक जो क्लास होती है जिसके अंदर मेन मेथड होता है, उसी के बेस पे बाकी क्लासेस काम कर रही होती है। तो इसलिए जो वो क्लास जिसके अंदर मैंने मेन मेथड रखा उसका नाम मैंने ड्राइवर रख दिया। मतलब ओवरऑल मेरी ड्राइविंग यहीं से होनी है, यहीं से मैंने तमाम क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उनके अंदर चीज़ों को कॉल करके उनकी सीक्वेंस बना ली। उसके बाद इससे ऊपर एक सी क्लास बनाई, उसको इनहेरिट करवा लिया ए से। फिर बी क्लास बनाई, उसको इनहेरिट करवा लिया ए से, और इसके ऊपर मैंने ये ए क्लास बना दी। यहाँ पे मेरे पास तीन क्लासेस बनी हुई हैं, ए बी और सी। ए पेरेंट है, बी और सी ये दोनों क्लासेस उस ए की चाइल्ड है, यानी कि बी भी ए से इनहेरिट हो रही है, सी भी ए से इनहेरिट हो रही है। तो ये मेरी इनहेरिटेंस की कौन सी टाइप बनेगी, जो मैंने सेकंड नंबर पे बताई थी, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, कि जिसके अंदर हमारे पास एक पेरेंट होता है और मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही सीन बन रहा है, एक पेरेंट है यानी कि जिसका नाम क्लास ए है, जिसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है, सुपर क्लास भी कह सकते हैं। और उसके बाद ये क्लास बी है, ये भी ए की चाइल्ड है, और ये जो सी क्लास है ये भी ए की चाइल्ड है। मतलब ये दोनों क्लासेस ए से इनहेरिट हो रही हैं। तो ये तीन क्लासेस बन गई और इनका आपस में एक रिलेशनशिप भी क्रिएट हो गया, मतलब हायरार्किकल इनहेरिटेंस के तौर पर, हायरार्किकल इनहेरिटेंस के तरीकेकार को यूज करते हुए। और एक क्लास मैंने अलहदा से बना दी ड्राइवर के नाम से, जिसके अंदर मैंने एक मेन फंक्शन रख लिया। मेन फंक्शन से हमारा पूरा ओवरऑल प्रोग्राम स्टार्ट होना होता है। अब उसके अंदर जो मेरे पास तीसरी क्लास थी ना सी, मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है डबल सी के नाम से, ठीक है। डबल सी के नाम से मैंने तीसरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके थ्रू कंसोल डॉट राइट लाइन का फंक्शन इस्तेमाल किया, ताकि इस फंक्शन से जो भी मुझे रिटर्न आए वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो इसलिए मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन का फंक्शन यूज करके उसके अंदर मैंने फंक्शन को कॉल करवाया। ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया आपने देखा होगा ये ऊपर भी सिलेक्ट हो गया है जहाँ पे ये बना हुआ था एक्चुअल में। ये सी क्लास के अंदर स्ट्रिंग गेट इन्फो के नाम से ये फंक्शन बना हुआ। तो मैंने ये सी क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसके थ्रू सी क्लास का ही मैंने फंक्शन कॉल करवाया।
अमूमन यही होता है कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम उसी क्लास के फंक्शन को कॉल करवाते हैं। लेकिन पेरेंट चाइल्ड में क्या होता है कि इसका अब सी क्लास का पेरेंट कौन है, ए। आप ए क्लास का फंक्शन भी कॉल करवा सकते हैं इसी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, क्योंकि चाइल्ड पेरेंट की चीजें यूज कर सकता है ना। अब मुझे सिर्फ इसी सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसी के थ्रू मैं सी क्लास के फंक्शन को भी कॉल करवा सकता हूँ, ए क्लास के फंक्शन को भी कॉल करवा सकता हूँ, लेकिन बी क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं करवा सकता, क्योंकि बी सी की सिबलिंग है। मतलब सिबलिंग में आता है, बहन भाई जैसे होते हैं ना, बहन भाई चीजें डिफरेंट होती हैं, वो एक दूसरे को यूज नहीं करने देते। इसी तरह बी और सी आपस में सिबलिंग है, इसलिए मैंने सी का ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए बी का फंक्शन कॉल नहीं करवा सकता, लेकिन जो सी का पेरेंट है, फादर है, उसकी चीजों को मैं कॉल करवा सकता हूँ। तो मैंने सी के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए सी का फंक्शन क्रिएट किया और उसी फंक्शन के अंदर मैंने ये मैसेज का फंक्शन कॉल करवा लिया। अब मैसेज का फंक्शन कौन सा है, जो कि बी के अंदर भी बना हुआ है, नहीं बी के अंदर तो जस्ट कॉल हुआ है, वो ए के अंदर बना हुआ है, ये वाला। यानी कि मैंने ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए सी का फंक्शन कॉल करवाया गेट इन्फो का, उसके अंदर फिर मैंने ए वाला उसके पेरेंट का फंक्शन कॉल करवा लिया। तो मेरे पास एक हायरार्की बन गई, यानी कि चाइल्ड के पास जाऊंगा, चाइल्ड का फंक्शन मैं यहाँ से कॉल करवा लूंगा और चाइल्ड के अंदर से फिर मैं उसके पेरेंट को कॉल करवा लूंगा। ऐसा सीन भी पॉसिबल होता है, लेकिन इस पेरेंट को मैं डायरेक्ट यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ पे रखूं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट सी का ही मैं यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट सी का यूज करूंगा, हालांकि ये फंक्शन बना हुआ है कहाँ पे है, ए क्लास के अंदर ये बना हुआ है। अब ए क्लास के फंक्शन को मैं सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सी जो है वो ए का चाइल्ड है, तो चाइल्ड पेरेंट की चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये जो सी क्लास के अंदर बना हुआ है ना फंक्शन, ये भी रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये वाली दिस इज सी क्लास मेथड ये भी प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद ये मैसेज का जो फंक्शन है जो कि ए के अंदर बना हुआ है, मैं इसको सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवा रहा हूँ, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब दोनों की आउटपुट आ जाएगी मेरे पास, हालांकि ऑब्जेक्ट मैंने सिर्फ सी का क्रिएट किया। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों के सामने ब्लैक स्क्रीन पे आप लोगों को आउटपुट नजर आ रही होगी। दिस इज सी क्लास मेथड, यानी कि पहले मैंने सी का कॉल करवाया था तो सी का वो स्टेटमेंट रिटर्न होकर आके प्रिंट हो गई। दिस इज ए क्लास मेथड, उसके बाद मैंने ए क्लास का मेथड कॉल करवाया था, उसकी भी वो रिटर्न स्टेटमेंट आई और आके प्रिंट हो गई। तो मतलब सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सी के थ्रू मैं ए को भी कॉल करवा रहा हूँ और वो हो रहा है प्रॉपर। तो इसका मतलब हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पेरेंट की चीज़ों को कॉल करवा सकते होते हैं। हमारी इनहेरिटेंस का मेन मकसद यही होता है। ठीक है, ये तो होगी मतलब एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस जिसमें एक पेरेंट होता है, डिफरेंट चाइल्ड होते हैं। अब बी का ऑब्जेक्ट यूज करूंगा तो बी का फंक्शन और बी के ऑब्जेक्ट के साथ ए का फंक्शन भी कॉल करवा सकता हूँ। तो मतलब चाइल्ड के फंक्शन चीज़ों के साथ, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के साथ हम पेरेंट की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो होती है हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग सिबलिंग की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि फादर की चीज़ें, जो पेरेंट्स की चीज़ें होती हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सी का ऑब्जेक्ट यूज किया ना, सी का, और इसके साथ मैंने ये इन्फो जो है मेरे पास फंक्शन बना हुआ है बी के अंदर, ये वाला, ये बी का फंक्शन है, इन्फो के नाम से बना हुआ है। अब मैं इसको सी का ऑब्जेक्ट यूज करके कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं कर रहा उसको, ये मुझे एरर दे रहा है, कहता है सी डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर इन्फो एंड नो
एक्सटेंशन मेथड, ये इसके साथ मतलब सी के अंदर ये डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ, इसके साथ आपने कोई एक्सटेंशन भी नहीं बनाई हुई, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम सिबलिंग्स की चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाँ इसके पेरेंट की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये यहाँ पे मेरे पास एक ये एरर था, वो नीचे रेड अंडरलाइन हो जाती है जो आप लोगों की एरर्स होते हैं। तो ये तो था मतलब हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे लोगों ने दूसरी जो चीज़ देखी थी वो थी हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट का दूसरा चाइल्ड, दूसरे चाइल्ड का मतलब दूसरा चाइल्ड। अब उसमें क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो ना आगे से आगे इनहेरिट होती जा रही होती हैं एक दूसरे के साथ, और जब इनहेरिट हो रही होती हैं तो मतलब दादा की चीज़ें पोता यूज़ कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो इसी तरह जब कर सकता है तो अब जैसे मैंने अभी 3 क्लासेस बनाई हुई थी, लेकिन उनमें से पेरेंट एक था, 2 चाइल्ड थे, तो हम लोग जो सिबलिंग्स थी उनकी चीज़ें यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब मतलब 3 क्लासेस हैं और तीनों को आपस में रख दिया है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर दी है ना, कि ये एक पेरेंट क्लास है, आगे ये बर्ड पर्सन की चाइल्ड बन गई, पेरेंट चाइल्ड हो गए। अब इसी चाइल्ड की आगे फिर एक एनिमल के नाम से चाइल्ड बन गई, तो ये आपस में 3 पेरेंट चाइल्ड हो गए, यानी कि दादा, बाबा और आगे पोता, 3 चाइल्ड हो गए, 3 क्लासेस मेरे पास बन गई। और एक क्लास मैंने ड्राइवर के नाम से रख ली जिसके अंदर मैंने मेन मेथड रखना है, क्योंकि ये आप लोगों ने मेन फंक्शन वाली एक क्लास रखनी होती है। अब चाहे इसका किसी और के साथ रिलेशनशिप बना लो, ठीक है, नहीं बनाओगे तब भी ठीक है, ये इंडिविजुअल भी ठीक काम करती है, क्योंकि इसका काम ही सारा इंडिविजुअल है। मेन मेथड के साथ जो मेन फंक्शन के साथ क्लास बननी है वही हमारी ड्राइवर क्लास होती है, उसी ने सबको ड्राइव करना होता है। तो मैंने एक ड्राइवर नाम से क्लास बना ली, इस क्लास के थ्रू मैं उन तीनों क्लासेस को जो आपस में पेरेंट चाइल्ड बनी हुई है उनको कॉल करूंगा। तो ये मैंने एक एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एनिमल क्लास मेरी कौन सी है, पोते वाली क्लास, तीसरे नंबर की जो क्लास है। इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए एक तो मैंने एनिमल के अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है, इस पोते का जो अपना फंक्शन है, एक तो मैंने इसी को कॉल करवा लिया एनिमल डेट के नाम से जो बना हुआ था। ये एनिमल क्लास के अंदर एनिमल डेट के नाम से जो फंक्शन बना हुआ था, मैंने इसी को ये कॉल करवा लिया। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट था, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास का फंक्शन मैं कॉल करवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं। अब मैंने इसी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए पर्सन डेट का फंक्शन कॉल करवाया, जो कि कहाँ पे बना हुआ है, एक पहली पहली क्लास के अंदर, दादे वाली क्लास के अंदर, ठीक है। अब बीच में एक ये क्लास भी आ रही है। अब इस पर्सन वाली क्लास का ताल्लुक था बर्ड के साथ और बर्ड का ताल्लुक था एनिमल के साथ, मतलब एनिमल पोता है पर्सन का, तो पोते वाली क्लास से मैं दादे वाली क्लास की चीजों को कॉल करवा रहा हूँ और ये वाकई काम भी करेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का ये होता है कि कुछ चीजें मतलब पेरेंट में, फिर उसके चाइल्ड में, फिर उसके चाइल्ड में, इस तरह अगर आप लोगों ने किसी चीज को इनहेरिटली चलाना है आगे से आगे, तो फिर हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते होते हैं। अब दिस इज द पर्सन क्लास, अब ये याद रखना, पर्सन वाली जो क्लास थी वो दादे वाली क्लास थी, और दिस इज द एनिमल क्लास, एनिमल वाली जो क्लास थी ये पोते वाली क्लास थी। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये दोनों मैसेज मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे। पोते वाला तो होना ही चाहिए क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, लेकिन दादे वाला मैसेज भी होगा क्योंकि वो दादा जो है वो उसी पोते का दादा है, यानी कि उसी का वो चाइल्ड क्लास बनी हुई है। आगे से आगे हायरार्की का रिलेशन चल रहा है ना, चीजें इनहेरिट होती हैं पेरेंट से चाइल्ड में, चाइल्ड से फिर आगे चाइल्ड में, इस तरह मतलब इनहेरिटली चलती हैं। जैसे कोई मतलब बंदे को कोई बीमारी होती है तो पूछा जाता है ना कि फैमिली में किसी को है कि नहीं है, ऊपर बाप को, दादा को, परदादा को, इस तरह। तो वो चीजें इनहेरिट हो रही होती है ना आपस में, इसलिए पूछा जाता है। अभी आप ब्लैक स्क्रीन के अंदर आप लोगों के सामने आप लोगों को ये आउटपुट नजर आ रही होगी। दिस इज द एनिमल क्लास, जो पहली पोते वाली क्लास थी वो तो कॉल होनी होनी थी, मैंने ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट किया हुआ था। दिस इज द पर्सन क्लास, कि उसने साथ इसको भी कॉल किया, क्यों, क्योंकि मैंने अब ऑब्जेक्ट पोते का क्रिएट किया हुआ था, तो पोते के नाम से मैं दादे की चीजों को कॉल करवा सकता हूँ क्योंकि वो पेरेंट के थ्रू इनहेरिट होती है। तो इस तरह हम ये होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि मैं जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं उनके थ्रू पेरेंट क्लासेस में से जाके किसी चीज को भी कॉल करवा सकता हूँ, और मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा उसका।
तो यहाँ तक मतलब दो हो गई, एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस और दूसरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इससे पहले पहले थी सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास में से दूसरी क्लास को चाइल्ड बना लेना। वो तो सिंपल है, वो तो इसमें भी आ ही जाती है। अब जैसे ये पहली दो क्लास आपस में चाइल्ड बनी हुई है, तो मतलब दो क्लास, एक पेरेंट हो और एक ही चाइल्ड हो, तो वो सिंगल इनहेरिटेंस बन जाती है। तीन टाइप हो गई। चौथी में आता है हमारे पास अब कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि सी शॉप हमें सपोर्ट नहीं करती। मतलब एक चाइल्ड हो और उसके मल्टीपल पेरेंट्स हो, ये सी शॉप हमें अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर हमें किसी सिनेरियो के अंदर किसी मतलब काम के लिए हमें ये काम करना पड़े, तो फिर हम लोग इसको कर सकते हैं। किस तरह कि एक क्लास फाइल बना लें, बाकी उसके साथ हम लोग क्या कर लें, इंटरफेसेस बना लें। यहाँ पे मैं अभी मतलब दो चीजें इस तरह अलग अलग बना लूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट कर ली आई ए के नाम से, दूसरा मैंने इंटरफेस क्रिएट कर लिया आई बी के नाम से, और तीसरी फिर मैंने एक क्लास जिसको मैंने एज ए चाइल्ड के तौर पर बनाना है, आई कार के नाम से एक क्लास क्रिएट कर ली। अब ये किसका चाइल्ड है, ए का भी और बी का भी। ठीक है, एक मैंने क्लास फाइल बनाई हुई है, दूसरा मैंने इंटरफेस बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ चीजें इंप्लीमेंट करवानी है पेरेंट्स के अंदर भी। अब जैसे ये गेट अमाउंट का जो फंक्शन है, ये मैंने क्लास के अंदर बना लिया, लेकिन ये इस तरह फंक्शन बनाने वाला काम मैं इंटरफेस के अंदर नहीं कर सकता होता। जैसे मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट करके इसको प्रॉपर फंक्शन बनाता हूँ, तो ये उसने मुझे एरर दे दिया गेट अमाउंट पे। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते होते, इसके अंदर जस्ट हम लोग चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी बॉडी नहीं बनेगी। यहाँ पे हम इसको जस्ट फंक्शन को राइट करके उसको डाटा टाइप दे के, यहाँ अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर रखना है तो वो पैरामीटर रख के, तो इस तरह हम लोग जस्ट उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, एक आप लोगों को ना एरर मिलेगा। अब ये मैंने इंटरफेस के अंदर इसको गेट अमाउंट का एक फंक्शन बनाया है ना, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर रखा हुआ है। अब यही फंक्शन मैं यहाँ पे आके इसको बनाने की कोशिश करूंगा ना, यहाँ पे उसने मुझे ना ये एक्सेप्शन दे दिया है। एक तो उसने ये वॉइड का कहा है, वॉइड में लिख देता हूँ कि इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो आप लोगों ने कोई टाइप देनी है इसको। ठीक है, दूसरा उसने कहता है कि ये वाला फंक्शन यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड, क्योंकि ये फंक्शन ये ऊपर पेरेंट के अंदर भी बना हुआ है, तो इसलिए वो मुझे हाइडिंग का कह रहा है कि इसको हाइड करवा दो। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये इसका कह रहा है। अब इस तरह हमारे पास पेरेंट चाइल्ड के अंदर था ना, कि मैंने अगर उसको पेरेंट के अंदर रखा हुआ है, चाइल्ड के अंदर भी बनाना चाह रहा हूँ, तो मतलब ये हमारी ओवर राइडिंग का मैंने आप लोगों को बताया। इस तरह हम लोग जब जाते हैं तो ओवर राइडिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह डिफाइन करूंगा यहाँ पे और इसके अंदर आके इसको बनाऊंगा, तो मैं इसको बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हाइड करने का कह रहा है कि क्योंकि वो पेरेंट के अंदर मैंने बनाया हुआ है इसको, अगर ना बनाया होता तो मतलब मेरा यहाँ पे भी बन जाना था और यहाँ पे भी बन जाना था, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ये पैरामीटर के साथ डिफाइन किया हुआ, तो ये और बन गया, ये और बन गया। इस तरह हमारे पास डिफरेंट हो सकते होते हैं। तो मेन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इंटरफेस के अंदर हमारे इस तरह जस्ट डिफाइन होते हैं, उसकी इंप्लीमेंट नहीं होती, यानी कि उसकी इस तरह बॉडी बना के एक पूरा फंक्शन नहीं बना सकते। लेकिन क्लास के अंदर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ए के अंदर बनाया हुआ है। अब मैं इस क्लास को अगर मैं इंटरफेस कह देता हूँ, क्लास का कीवर्ड हटा देता हूँ, तो ये उसने मुझे एरर दे दिया, कहते हैं मॉडिफाई पब्लिक इज नॉट वैलिड फॉर दिस। एक तो उसने पब्लिक का कहा है मॉडिफाई का, दूसरा मतलब इसका यही है कि हमारे पास ये जो होता है मेंबर कैन नॉट हैव डेफिनेशन, कि हमारे पास ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस के अंदर हम इसकी जस्ट डेफिनेशन कर सकते हैं, इस तरह बॉडी बना के इसकी इंप्लीमेंट या इसके अंदर कोड नहीं राइट कर सकते। तो इस तरह का काम करना हो तो कोई एक क्लास बना सकते हैं पेरेंट के अंदर से। तो मैं एक क्लास बना ली और बाकी आप लोगों ने जितने भी पेरेंट रखने हैं उनको एज ए इंटरफेस के तौर पर बनाओगे।
कि उनके अंदर जस्ट फंक्शंस डिफाइन किए जाएंगे और बनाए जाके आगे उसके चाइल्ड क्लासेस में जाएंगे, यानी कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड के अंदर होगी, पेरेंट के अंदर जस्ट डिफाइन किए जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज समझाने वाली थी, जो मैं अभी एक फंक्शन बना रहा था। अब जैसे ये गेट अमाउंट का फंक्शन बना हुआ है ना, ये किस में बना हुआ है, बी के अंदर। अब इसके अंदर मैं एक पैरामीटर भी पास करवा देता हूँ इंट ए के नाम से। अब जैसे ही मैंने इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करवाया ना, तो उसने इस इंटरफेस का मुझे एरर दे दिया है। कहता है आई कार डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर आई बी गेट अमाउंट वाला। कहता है जो आप लोगों का आई कार की क्लास है ना, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती इस बी की क्लास से, बी के इंटरफेस से। क्यों? कहता है जो बी है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा आई कार के अंदर। इम्प्लीमेंट कब होगा? जो चीज आप लोगों ने इसके इंटरफेस के अंदर डिफाइन की हुई है ना, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर इसके चाइल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट भी करनी है। अगर आप उसको चाइल्ड के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करते और इंटरफेस के अंदर उसको डिफाइन कर देते हैं, तो वो इस तरह ये एरर दे देगा और आपको कहेगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इंटरफेस को। हाँ, अगर मैं इस पैरामीटर को हटा दूं यहाँ से, अब ये एरर ठीक हो जाएगा। अब वो उसने मुझे एरर नहीं दिया, अब इम्प्लीमेंट करने दे दिया इंटरफेस को। लेकिन गेट अमाउंट का जो फंक्शन था वो चाइल्ड के अंदर नहीं है, मतलब ये इतनी है ना आई कार की क्लास, यहाँ पे गेट अमाउंट का फंक्शन तो है नहीं। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आ जाएगी? अब जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी कि ये आई कार का जो फंक्शन क्लास है, ये ए के अंदर से भी इनहेरिट हो रही है। और मैंने आप लोगों को कहा था जो पेरेंट की चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती होती हैं चाइल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये गेट अमाउंट का विदाउट एनी पैरामीटर, ये ए क्लास पहली क्लास के अंदर मेरे पास फंक्शन बना हुआ है, और उसी क्लास में से मैंने इस आई कार को पहले इनहेरिट करवा लिया है। और जब ये इनहेरिटेंस हुई, उसी वक्त ए क्लास का ये जो फंक्शन था इनहेरिट होके इस आई कार वाली क्लास के अंदर आ गया, यानी कि ऑटोमेटिकली इसने अपने पेरेंट की चीजों को इनहेरिट कर लिया। अब मैं आई बी का इंटरफेस इंप्लीमेंट करवाऊंगा तो अब हो जाएगा, क्योंकि ये वही सेम फंक्शन है जो मैंने ये पेरेंट के अंदर बनाया हुआ है और मेरा डिफाइन इस इंटरफेस के अंदर हुआ है। हाँ, अब आप इसको चाहे यहाँ पे रख लो पेरेंट के अंदर, चाहे मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लूँ, एक ही बात है, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड की चीजें आपस में यूज हो जाती हैं। चाहे आप पेरेंट में रख लो, चाहे आप चाइल्ड में रख लो, वो उसके लिए कोई एरर नहीं देगा। तो जो इंटरफेस बनाते वक्त आप लोगों ने ख्याल रखना होता है वो ये भी रखना होता है कि जो इंटरफेस के अंदर चीजें डिफाइन की गई हैं, वो उसकी चाइल्ड के अंदर जाके आप लोगों ने उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करवाना है, जैसे यह प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है गेट अमाउंट वाले की। यानी कि मैंने डिफाइन उसको पेरेंट में कर लिया और चाइल्ड में आके उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको नहीं रखता, यहाँ से उठा के पेरेंट में ही रख देता हूँ, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि पेरेंट की चीजें ऑटोमेटिकली चाइल्ड में इनहेरिट हो जाती हैं। तो मतलब यहाँ पे उसको जैसे वो आएगा उसको इनहेरिट वाली चीजें इनहेरिटेड मिल जाएगा, वही सेम फंक्शन, और काम ठीक हो जाएगा मेरा। मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो आपने इंटरफेस के अंदर चीजें डिफाइन की हैं, वो उसके चाइल्ड में या उसके साथ जो लिंक्ड हैं उनके अंदर आप लोगों को वो इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ती है लास्ट। मेरे ख्याल में आप लोगों को मतलब क्लियर हो गया होगा इंटरफेस का, क्लास का और इन चीज़ों का। अब मैं इसको आप लोगों को रन करके भी दिखा देता हूँ कि ये वाला फंक्शन मेरा डिफाइन हुआ है बी के अंदर और इम्प्लीमेंट हुआ है ए के अंदर, और इसको मैं कॉल करवाऊंगा तीसरी आई कार वाली क्लास के थ्रू। तो मैंने आई कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसी के थ्रू गेट अमाउंट वाला फंक्शन भी कॉल करवा रहा हूँ और उसी के थ्रू सेट इमेजेस वाला भी कॉल करवा रहा हूँ। सेट इमेजेस आई कार के अंदर ही बना हुआ है, इसलिए आई कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो जाएगा। लेकिन ये जो गेट अमाउंट वाला फंक्शन है ना, ये पेरेंट के अंदर बना हुआ है ए क्लास के अंदर। तो इसको मैं इसके चाइल्ड क्लास यानी कि आई कार पेरेंट क्लास का ए क्लास का चाइल्ड ही है ना, तो चाइल्ड के थ्रू हम पेरेंट की चीजें कॉल करवा लेते हैं, इसलिए मैं चाइल्ड के थ्रू इस पेरेंट के फंक्शन को भी कॉल करवा सकता हूँ। तो इस तरह हमारी चीज़ों का इनहेरिटेंस के अंदर हायरार्की क्रिएट होती है कि कोई चीज़ डिफाइन कहाँ पे हो रही होती है, इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रही होती है, कॉल कहाँ से जाके हो रही होती है, और इस तरह हम चीज़ों को आपस में क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करके इस तरह चीज़ों को कॉल करवाते हैं। और यही हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इस तरह हमारी प्रोग्रामिंग करना, इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इस तरीके कार को यूज करते हुए जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं,
फिर ये प्रोग्रामिंग हमारी कहलाती है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये ब्लैक स्क्रीन में नजर आ रहा होगा 100 लिखा हुआ, ये मेरे पास वो अमाउंट आ गई, गेट अमाउंट उसने पेरेंट से ले ली, और दिस इज द कार, ये जो सेकंड वाला मैसेज था, तो ये भी आ गया। तो मेरे पास दोनों फंक्शन कॉल हो गए, मतलब दोनों मैसेजेस प्रिंट हुए हैं तो दोनों फंक्शन भी कॉल हो गए। यानी कि दिस इज द कार सेट इमेजेस में था, और सेट इमेजेस का फंक्शन कॉल करवाया तो ये चीज प्रिंट हो गई। और गेट अमाउंट का कॉल करवाया तो गेट अमाउंट के अंदर से क्या रिटर्न हो रहा था मुझे 100, वो पहले 100 भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम लोग चीज़ों को रखना, कहीं इम्प्लीमेंट कहीं करना, डिफाइन कहीं करना, और उसके बाद उनको यूज़ कहीं से करना, इस तरह हम चीज़ों को फिर कॉलिंग करवा के उनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करके चीज़ें बना लेते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें जो होती हैं ना, फिर ये हमारे पास इस तरह इनहेरिटेंस क्रिएट करके पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बना के पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस तरह हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आज का जो दौर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही चल रहा है, ताकि हम अपने कोड को शॉर्ट से शॉर्ट कर सकें। जो चीज़ें हम लोगों ने एक बार डिफाइन कर ली हैं उसको बार बार ना करना पड़े, जो चीज़ें एक बार इम्प्लीमेंट कर ली हैं उसको बार बार ना करना पड़े, हम उसी फंक्शन को कॉल करवा के उसको बार बार यूज़ करते हैं, जैसे उसके अंदर चीज़ें चेंज होती हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाई थी वो एंड हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट फंक्शन के साथ डिफरेंट तौर पर काम करता है। अब जैसे मैं इस पेरेंट क्लास के अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, वेरिएबल लेके उसको मैं अमाउंट ये वाली प्रिंट करवाऊंगा, और पेरेंट उसके वहां से एंड से सेंड करूंगा उसको। पब्लिक इंट अमाउंट के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया अमाउंट का। अब इस अमाउंट के वेरिएबल को यहाँ से मैं रिटर्न करवाऊंगा, और इस अमाउंट को मैं वैल्यू दूंगा इसके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ से आके सी डॉट अमाउंट। अब एक वेरिएबल की मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ जब आएगा तो मल्टीपल वैल्यूज होंगी। पहले के साथ मैं इसको 100 रख देता हूँ, ठीक है। फिर इसी का मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, CC2 के नाम से, टू डॉट अमाउंट। इसके लिहाज से मैं इसको 200 वैल्यू दे देता हूँ। अब ये CC के लिहाज से इसकी वैल्यू 100 बनती है, और CC2 के लिहाज से इसकी वैल्यू जो बनती है ना वो 200 बनती है। तो मैं अगर इसको CC के साथ कॉल करवाता हूँ तो मेरी वैल्यू वही होनी चाहिए, और CC2 के साथ मैं इसको कॉल करवाता हूँ तो मेरी वैल्यू उसके लिहाज से वही होनी चाहिए। ये देखें, पहले 100 प्रिंट करवाया उसने, फिर 200 प्रिंट करवाया, यानी कि मेरे पास एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है। उस फंक्शन को मैं जो कॉल कर रहा हूँ, पहले मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया तो उसने पहले वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू जो उस वैल्यू मैंने उस वेरिएबल को असाइन की हुई थी वही प्रिंट करवाई, और फिर जब मैंने उसको दूसरे वाले वेरिएबल के थ्रू कॉल किया तो उसने मैंने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हुए, दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए उस वेरिएबल को जो वैल्यू दी थी वही उसने प्रिंट की।
इस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ जब वेरिएबल आता है तो जैसे जैसे मेरे ऑब्जेक्ट चेंज होते जाते हैं उसी सेम वेरिएबल की वैल्यू भी इसी लिहाज से चेंज होती जाती है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके पास जो इनकी मेमोरी स्पेस होती है वो अलग-अलग होती है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट वेरिएबल के साथ आता है उस वेरिएबल की स्टेट चेंज हो जाती है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल के साथ या फंक्शन साथ आने का मतलब ये होता है कि उसकी स्टेट बनाना। और जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट चेंज करता जाऊंगा उसकी स्टेट डिफरेंट होती जाएगी, जब स्टेट डिफरेंट होती जाएगी उसी लिहाज से उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होती जाएगी। हालांकि आप लोगों के सामने मैंने सिर्फ क्या किया है कि वेरिएबल सेम है, पहले उसको मैंने पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू दी, फिर मैंने उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू दी, और सेम फंक्शन है, उसको पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करवाया तो उसने जो पहले ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी स्पेस क्रिएट हुई थी ना मेमोरी के अंदर, उसने उसी स्पेस को यूज करते हुए उस स्पेस के अंदर सिर्फ 100 ही पड़ा था, उसने उसी को यूज किया। दोबारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो नई मेमोरी स्पेस क्रिएट हो गई, उसके थ्रू मैंने इसको वैल्यू दी तो उस मेमोरी स्पेस के अंदर 200 ही था। अब क्योंकि CC2 के थ्रू ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसके अंदर 200 ही पड़ा था इस वेरिएबल के रेलिवेंट, तो इसलिए 200 ही यूज हुआ और वही उसको मिला। हालांकि मैंने ये 100 और 200 अलग से नहीं भेजा कहीं भी, यहाँ पे एक क्रिएट करवा लिया और यहाँ पे मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। तो मेरी स्टेट कैसे डिफरेंट हो रही है उस ऑब्जेक्ट की एक की बेस पे, हालांकि एक ही वेरिएबल है, एक ही फंक्शन है, उसके अंदर मैं उसी को रिटर्न करवा रहा हूँ, सिर्फ मेरा ये ऑब्जेक्ट चेंज होने की वजह से मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो उस मेंबर की, उस डाटा मेंबर की स्टेट भी चेंज हो जाती है, और जिस स्टेट के लिहाज से जो वैल्यू असाइन की गई होती है वही उसको मिलती है। तो इस तरह ये हमारे पास इस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं कि चीज़ें कहाँ पे क्रिएट होती हैं, कहीं से कॉल होती हैं, कहाँ से असाइन होती है और कहाँ पे जाके यूज हो रही होती हैं, सिर्फ उनकी सीक्वेंस और उनकी नेमिंग कन्वेंशन और उनके आपस में रिलेशन याद रखने पड़ते हैं। तो यहाँ तक अभी कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मतलब ये ऊप के कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंड हो जाते हैं।